बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हमलों का ख़दशा है सिक्योरिटी इदारों का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना करवाने का मशवरा सामने आया। अब इसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम मैं करूँगा, कोई बुरा ना मनाए मेरी बात का, क्योंकि तमाम चीज़ें हक़ाइक़ के सामने रखूँगा और बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च करके हमने डाटा इकट्ठा किया है और अभी मैं पूरा पोल खोल दूँगा थोड़ी देर के अंदर। यानी झूठ बोलने वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं। पहले आप ज़रा खबर सुने। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 3 लाख इजाफी नफरी मांग ली। यानी एक तो नफरी भी इतनी ज़्यादा इजाफी मांग ली है जिसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में तो लोग कभी भी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। इतनी तो पुलिस नहीं है पंजाब में, जितना वो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा बंदे उनको मिल जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें हसास इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी और दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांगी है। हुकाम को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी हमें दरकार है। ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में 52,000 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। अब ये तो होगी जी डिमांड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाली है। अब आ जाए कि जो सप्लाई जिन्होंने देनी है उनका जवाब क्या है। ISI, IB और CTD ये 3 महकमे हैं। इन्होंने हमलों के खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना करवाने का मशवरा दे दिया और सिक्योरिटी इदारों का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ना करवाने का मशवरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात के इनेकाद और सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक अहम इजलास, ये जो मैं जिसकी आपको बात बता रहा हूँ, इसी इजलास के अंदर हसास इदारों के हुकाम शरीक हुए और जो कुछ उनसे मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर इस वक्त इलेक्शन ना करवाने का मशवरा दिया गया और खुफिया इदारों ने इंतखाबात करवाने की मुतफ़िक़ा तौर पर मुखालफत कर दी है। ISI, IB और CTD हुकाम ने राय दी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए माहौल साजगार नहीं है। अब मैं पाकिस्तान की अदालतों की आसानी के लिए और उनकी मदद के लिए कुछ डाटा आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि ये इंतखाबात करवाने के लिए पाकिस्तान की अदालतों ने हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इंतखाबात करवाइए, लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारे इंतखाबात से भाग रहे हैं क्योंकि इंतखाबात के नतीजे में उन इदारों की नापसंदीदा शख्सियत इक़्तिदार में आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा उस नापसंदीदा शख्सियत के इक़्तिदार में आने से बेहतर है कि इंतखाबात ना करवाए जाएँ। इस फार्मूले के तहत हर तरफ से यही मशवरा आ रहा है कि इंतखाबात से गुरेज किया जाए। अब मैं डाटा आपके सामने रखता हूँ 2 सालों का, 2008 का और 2013 का। अगर आप चाहें तो मैं आपको 2018 का भी बता सकता हूँ दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से कि दहशतगर्दी तब कितनी थी और आज कितनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद और ख़ास तौर पे जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ और पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को सही तरीके से नहीं चलाया मुबैना तौर पर, तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव में या लहर में इजाफा हुआ है। ये जो इजाफा है ये 52% का है। लेकिन इजाफे के बावजूद क्या ये दहशतगर्दी 2008 वाली दहशतगर्दी से ज़्यादा है? क्या ये दहशतगर्दी 2013 वाली दहशतगर्दी से ज़्यादा है? उसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। सबसे पहले डाटा निकालते हैं 2008 का। 2008 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के टोटल वाक़यात हुए वो थे 1149। 1149 दहशतगर्दी के वाक़यात 2008 में हुए थे, जिनमें मरने वालों की टोटल तादाद जो थी वो 6,683 थी। यानी लगभग 6683 लोग इसमें जान से चले गए थे। 1,796 सिविलियन शहीद हो गए थे, 647 सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो गए थे, जबकि लगभग 3700 के करीब दहशतगर्द मारे गए थे और 516 लोग ऐसे थे जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती कि ये सिविलियन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। 516 लोगों की शनाख्त नहीं हो सकी थी। ये 2008 का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाए 2013 में कितनी दहशतगर्दी हुई। 2008 में इलेक्शन हुआ था,
पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, और ये दौर था परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, आपको याद आ गया होगा। अब आ जाए 2013 में, जब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाना था, अदलिया की तहरीक चलने के बाद, सारा माहौल ठीक हो जाने के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए साजगार माहौल बनाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सके। 2013 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनकी तादाद थी 2034, और इनमें जो लोग जान से गए उनकी तादाद थी 5294, और जो सिविलियन की शहादतें हुई थी इसमें वो थी 2713, और 665 सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए थे, और इसके अलावा 375 ऐसे लोग थे जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। यानी अगर हम इकट्ठा करें कि 2013 के अंदर टोटल नुकसान कितना हुआ पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर लोगों का, तो ये 3500 से ज़ायद लोग शहीद हो गए थे सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलाकर, और जो वाक़यात थे वो 2034 थे। ये 2013 की बात है। अब आ जाएं आप 2023 में। 2022 का डाटा भी मैंने निकाला है। 2022 का डाटा ये बताता है कि टोटल वाक़यात जो हैं वो 209 हुए हैं। 209 वाक़यात का मतलब है कि पहले से बहुत कम, यानी को 5-6 गुना कम, और जो सिविलियन की शहादतें हुई हैं वो 380, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो 608। अगर आप इसका मवाजना करें 2008 और 2013 की निस्बत तो बहुत ही कम है। हालांकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी 52% के करीब बढ़ी है। ये रिपोर्ट हुई है आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ जरीदों में, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर। अब आप इस बात पे आ जाएं कि 2008 में और 2013 में जो दहशतगर्दी हुई उसके मुकाबले में 2023 के जो 3 महीने पहले उनमें दहशतगर्दी का तनासुब क्या रहा। अब हमने पूरे साल की एवरेज निकालने के बाद उसको डिवाइड किया, और फिर जो हमने एवरेज निकाली वो हम आपको डाटा बता देते हैं। एक वाक़या बहुत बड़ा हुआ है जिसमें 100 सिक्योरिटी फोर्सेस के 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। पेशावर की जो मस्जिद के अंदर एक बदकिस्मत वाक़या हुआ बहुत बड़ा। जो वाक़यात हुए हैं 2023 में वो 195 हैं, सिविलियंस 20 और सिक्योरिटी फोर्सेस के 175 लोग शहीद हुए हैं। टोटल 195 लोग शहीद हुए हैं, और ये 3 महीने का डाटा है। अब अगर आप इसका मवाजना करें 2008 और 2013 के साथ, तो दहशतगर्दी के वाक़यात इस वक्त 2008 की निस्बत वाक़यात 4 गुना कम हैं, और जो शहादतें हैं वो 3 गुना कम हैं 2008 की निस्बत। 2013 की निस्बत 2023 में वाक़यात 6 गुना कम हैं, और शहादतें 4 गुना कम हैं। यानी 2023 में 2008 और 2013 की निस्बत 4 से 5 गुना वाक़यात और जो शहादतें हो रही हैं वो कम हो रही हैं। गो के पिछले सालों की निस्बत कुछ बढ़ गई हैं, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी का भी फ़र्क पड़ा, और अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी इनखला के बाद शायद हम अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाए, और कहीं हमारी गफलत रही, कोताही रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी बढ़ी है। लेकिन ये 2008 और 2013 की निस्बत नहायत कम है। ये मैं आपको डाटा की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और ये डाटा है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का। ये डाटा पाकिस्तान के अंदर जितनी खबरें छपती हैं तमाम अखबारात के अंदर, तमाम टीवी चैनल्स के अंदर, उनकी बुनियाद के ऊपर जो जो दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट होता है उसकी बुनियाद के ऊपर ये एक डाटा कंपाइल करते हैं, और हर साल उस डाटा को जारी करते हैं। महीनों के हिसाब से भी ये डाटा जारी रहता है। तो ये डाटा ये बता रहा है कि 2008 में दहशतगर्दी 4 से 5 गुना ज़्यादा थी, 2013 में 4 से 6 गुना ज़्यादा थी आज की निस्बत। तो तब तो इलेक्शन करवाया गया, तब एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन करवाया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव डाला हुआ था कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाओ, और अमेरिका चाह रहा था कि इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी PMLN के पास आए। सबको पता है इस बात का। चौधरी बरादरान खुद बता चुके हैं कि अमेरिकन हमें मिलने आए, और उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप इलेक्शन हारने जा रहे हैं। इसके बाद जो 2013 था उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी थी कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार दिया जाए जल्द अज जल्द, और फिर नवाज शरीफ साहब को तकरीबन ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया। 2013 में टिका के धांधली की गई, जिसपे इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे तक प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं। तो ये जनाब मैंने पूरी सूरत आपको रख दी कि एक्चुअली पाकिस्तान में सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, थ्रेट इमरान खान का है। थ्रेट ये है कि जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकाला है वो कहीं वापस ना आ जाए। एक्चुअली थ्रेट ये है। दूसरी जानिब जो बेचारा मलंग आदमी यहाँ जमान पार्क के बाहर इमरान खान साहब के घर के बाहर बैठता था
और दिन रात वहीं पे रहता था, उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर रिपोर्ट हो रहा है। और जो प्रेशर रिपोर्ट हो रहा है ये इंतहाई नामुनासिब बात है और इंतहाई गलत और घटिया हरकत है। यानी पहले एक मासूम शख्स को कत्ल किया गया, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ नारे लगा सकता था, बातें कर सकता था, जज्बाती जुमले बोलता था। वो तो बोलने में भी किसी को गाली लगा के किसी के साथ लड़ाई नहीं करता था बेचारा, फिजिकली तो वो किसी को हार्म कर ही नहीं सकता था। जब उसको पकड़ने आए तो उसने आराम से गिरफ्तारी दे दी और वो गाड़ी के अंदर से भी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कोई बात नहीं, खान के लिए जान भी हाजिर है। और सीरियसली उसकी जान ले ली उन्होंने, सीरियसली उसकी जान ले ली उन्होंने। अब उसकी वीडियो देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इमरान खान साहब को जब मैं मिला था उन्हें काफ़ी तकलीफ है इस बात की कि वो इस नौजवान को मिल नहीं पाए, और मुमकिन भी नहीं होता। बाहर हज़ारों लोग हैं, सब मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब को। अगर वो एक एक करके भी अंदर बुलाएं तो उन्हें मिलने में महीने लग जाएंगे, और सब मिलना चाहते हैं तो ये एक प्रॉब्लम तो रहेगा। लेकिन इस किस्म के लोग जो बेचारे थोड़ा बढ़ के होते हैं, थोड़े से हैंडीकैप भी हैं, तो इमरान खान साहब को उन्हें मौका देना चाहिए और ऐसे लोगों से मुलाकात करनी चाहिए जो बेचारे अपनी ज़िंदगी को पूरा वक्त कर चुके हैं। अब दूसरी जानिब कुछ चीज़ें और रिपोर्ट हो रही हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इंसाफ वकला विंग के मुताबिक अली बिलाल शहीद के वालिद को कल जनाजे के बाद अगवा कर लिया गया और वो इनके ख़ानदान के लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अब वही होगा जो होता आ रहा है कि पुलिस की हिरासत से एक वीडियो आएगी कि हमने मोहसिन नकवी और पुलिस को माफ़ किया, लेकिन ये मुल्क उनको माफ़ नहीं करेगा। देखिए, मुद्दई तो उनके वालिद ही बनेंगे, जो ज़िले शाह था उनके वालिद ही मुद्दई बनेंगे, और पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में तो मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके वालिद को ले जाया गया था, आज अदालत में कोशिश की गई कि उनका एक बयान करवा लिया जाए, लेकिन वो जुमे की वजह से हो नहीं सका। कुछ इत्तलात के मुताबिक उनकी फैमिली के अंदर कुछ लोग जो हैं उनका हुक्मरान जमात के साथ ताल्लुक़ भी है, और कुछ जो पुलिस वाले हैं वो भी खासा दबाव डालने के लिए साथ साथ मौजूद हैं। उनके वालिद ने बेटे के कुल्लों में भी शिरकत नहीं की मुबैना तौर पे, और अब वो मीडिया से गुरेज कर रहे हैं। जियो न्यूज़ ने इस पर खबर चलाई है रेस्क्यू करने के लिए। जियो न्यूज़ कह रहा है कि FIR के लिए जो मैंने दरख्वास्त दी वो टेंशन में लिखी थी, किसी ने अगवा किया ना पुलिस ने थ्रेट किया। ये बिलाल के वालिद अब ये कह रहे हैं। और लियाकत अली ने कहा कि ऐनी शाहिद नहीं हूँ, वज़ीर आला IG और DIG को मुलव्वस नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को पकड़ें, हो सकता है मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन असल ज़िम्मेदारों को सामने लेकर आएँ। लियाकत अली का कहना था कि FIR के लिए दरख्वास्त टेंशन में लिखी थी, मुझे किसी ने अगवा किया ना पुलिस ने थ्रेट किया, जब तफ्तीश के लिए बुलाएंगे मैं जाऊँगा। उनका कहना था कि बिलाल ने भाई को फ़ोन किया, पकड़ा गया हूँ, अम्मी अब्बू को बता दो, फिर इत्तला मिली वो जाँ बहक हो गया है। अब देखें निज़ाम कितना जालिम है। निज़ाम को ये लगता है कि वो FIR ना काट के इंसाफ होने से रोक देंगे। उन्हें ये लगता है कि इस बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर इसकी फ़ैमिली पे दबाव डाल के या माशरती दबाव डलवा कर वो इस आदमी को अपने मुताबिक इस्तेमाल करके इस खून नाहक से बच जाएंगे। इस मलंग की FIR सिर्फ इधर नहीं दर्ज हुई, इसकी FIR कहीं ऊपर भी दर्ज हुई है। वो मलंगा आदमी है, सीधा आदमी है, इसने शिकायत लगानी है जाके और ऐसी तैसी फेर के रख देगा सबकी। तो ऐसे लोगों से तो अगर किसी ने इसको मारा है, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने ये बात बताई है कि इसको आप अगर कोई ज़बरदस्ती करते थे या ज़्यादती करते थे तो ये चीखता था, जिस चीज़ से मना करते थे फिर ये ऊंची चीखता था। तो शायद पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि ये पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है। वो एक फिल्मी हीरो के गेटअप में रहता था, अंगूठियाँ पहनता था, तो शायद वो इसको मारते चले गए हों। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी अब जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके वालिद को, इसकी फैमिली को अगर वो माफ़ भी करना चाहें तो निज़ाम को माफ़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए। इस मामले पे चीफ जस्टिस को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और उन्हें इस केस के ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी होल्ड करनी चाहिए, जिसमें पता चले कि किसने उठाया, कहाँ बंद किया, लेकर कहाँ गए, मारा किसने, किस तरीके से टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने की वजूहात क्या थी, किस तरीके से उनकी हलाकत हुई, उसके बाद अस्पताल में कौन छोड़ के गया और फिर किस तरीके का दबाव उनकी फैमिली पर डाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक होनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा एक लतीफ़े के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, वो बात ही नहीं आ रही। यानी अब उन्होंने 15 कट्स के साथ ये बताया कि उनको कौन सी किताबें पसंद हैं। आजकल बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, वो टिकटॉक के अंदर कट लगाना सीख गए हैं, हमारे आम बच्चे। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे,
उन्हें पता है कि आपको किताबों के नाम भी याद नहीं है, उन्हें पता है कि आपको राइटर्स के नाम भी याद नहीं है। आपको कट के अंदर याद दिलाया जाता था, फिर दोबारा कट लगा के आप वो बोलती थी, फिर आपको याद दिलाया जाता था, फिर आप बोलती थी। ये किताबों के नाम किसी ने दोबारा पूछ लिए तो मरियम नवाज साहबा आपके मुंह से निकलने भी नहीं है। और इंटरव्यू अगर आपको देने का शौक है, सवालों के आपने जवाब देने हैं, तो मेरी बड़ी गुजारिश है कि PMLN में चाहे हमजा शहबाज हों, चाहे सलमान शहबाज हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे मरियम नवाज हों, एक दफ़ा खिदमत का मौका तो दें इंटरव्यू का। मैं उनका इंटरव्यू दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि ये कितने बड़े लीडर्स हैं, लोगों को पता चले कि ये कितने ज़बरदस्त लोग हैं, लोगों को पता चले कि वो किन के पीछे चल रहे हैं और किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान को लीड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू दें, मेरी ये गुजारिश है, मेरा भी एक हक है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, क्लेम करते हैं हम भी जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट हैं। आप जर्नलिस्टों को बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमें भी एक इंटरव्यू दीजिए ताकि हम भी अपना नाम लिखा सकें उस सफ़ के अंदर कि जहाँ पे आपके इंटरव्यू हो रहे हैं। पता तो चले लोगों को कि एक्चुअली असल बात है क्या, लोगों को पता चले कि सवालात पूछने वाले कौन से हैं और जवाब कौन से दिए जा रहे हैं। मेरे इंटरव्यू में कट नहीं होगा, बस सिर्फ ये गुजारिश है। वन गो में पूरा इंटरव्यू होगा, कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई कट नहीं होगा। इंटरव्यू शुरू होगा और इंटरव्यू ख़त्म होगा, और इस बीच के अंदर जो है वो किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं होगी, फिर होगा इंटरव्यू। मुझे याद है वो तलत हुसैन इंटरव्यू कर रहे थे नवाज शरीफ का, तो एहसन इकबाल मिनट बाद बीच में कोई ना कोई लुकमा, मिनट बाद बीच में कोई ना कोई लुकमा। वो तलत साहब तंग आ गए, उन्होंने कहा यार तुसी दे दो भाई इंटरव्यू आके, या तुसी कर लो आके। तो फिर मियाँ साहब ने तरला मिन्नत करके तलत हुसैन को बिठाया था। ये वो दौर है जब तलत हुसैन साहब भी बड़ा ज़बरदस्त सवालात कर रहे थे उस दौर में। तो एक इंटरव्यू देना, और आमिर मतीन साहब भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं। चलें देखते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।